अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू HSM रिएक्शन। सो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है एस्ट्रा MK2 मिसाइल सिस्टम। न्यूली अभी टेस्ट किया है इंडियन एयरफोर्स ने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। 1 2 3। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस आप हिंदुस्तान अल्फा का डिफेंस को स्वागत जाके है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकी आज की वीडियो इस को। वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। आज इंडियन एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ फुटेजेस प्ले की जा रही थी, जिनमें दो इंटरेस्टिंग चीज बाहर निकल कर आई हैं। पहली फोटोग्राफ जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम मार्क 2 यानी कि अस्त्रा मार्क 2 भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के ऊपर से लॉन्च की जा रही है। और ये जो लॉन्च प्लेटफॉर्म दिखाया जा रहा है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ समय पहले से भारतीय वायुसेना के दो Su-30 MKI HAL नासिक पर डिप्लॉयमेंट पे थे और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को मॉडिफाई करके अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर टेस्ट किए जा रहे थे। अगर आप अपनी स्क्रीन पर दी गई फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक इजेक्टर लॉन्चर से अस्त्रा मार्क 2 को रिलीज किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर दो चीजें ओके, बेसिकली ये पहले बता रहे थे कि तेजाज में भी इंटीग्रेट करेंगे इसको, लेकिन ठीक है, ये डिफरेंस है कि Su-30 का ही प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है। कर लिया गया है। आप में से जो लोग अल्फा डिफेंस को रेगुलरली देखते हैं उनको याद होगा कि कुछ समय इसकी पहले मैं हमने आपको आपको एंड बताया में था डिटेल कि बताता हूँ डीआरडीओ कि की ये तरफ से एस्ट्रा एक ऐसा MK2 इजेक्टर जो है इस लॉन्चर बनाया वक्त जा रहा है बहुत जिसकी ज़्यादा मदद से इम्पोर्टेंट अस्त्रा है इंडियन मिसाइल के एयरफोर्स सभी के लिए। वेरिएंट्स एक ही लॉन्चर से क्यों, लॉन्च वो किए जा मैं आपको सकेंगे। बताता हूँ। और यही है इस प्रेस रिलेटेड कॉन्फ्रेंस टू से आगे की 26 ब्रेकिंग फरवरी, न्यूज। जो अगर भी इंडिया इंडिया मिसाइल पाकिस्तान के अस्त्रा बीच में मार्क 2 स्टैंड को ऑफ आप हुआ इस उससे फोटोग्राफ में रिलेटेड जो है। देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मिसाइल सिस्टम को भी एक इजेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जा रहा है और इस इजेक्टर लॉन्चर को कहा जा रहा है अस्त्रा बिल्कुल। लॉन्चर। यानी कि इन दोनों मिसाइल सिस्टम और आने वाली अस्त्रा मार्क 3 के लिए ये एक कॉमन लॉन्चर बन जाएगा और वायुसेना को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर से इन तीनों मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ऑफ देखिए हम कोर्स लोग जब भी जब बात आप करते हैं मिसाइल बड़ा मिसाइल बना लॉन्च रहे को हैं तो लेकर लॉन्चर भी तो आप उसका मिसाइल्स दो स्पेशल तरीके से बनाएंगे। लॉन्च की जाती इसमें हैं। कोई एक ताज्जुब की तो रेल बात लॉन्च। नहीं है कोई भी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अस्त्रा मार्क 1 को एक रेल लॉन्चर से लॉन्च होते हुए देख रहे हैं। इस तरीके के लॉन्च के दौरान मिसाइल की रॉकेट मोटर ऑन हो जाती है और वो स्लाइड करते हुए लॉन्चर से निकलकर चली जाती है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि कुछ मिसाइल्स ऐसे होते हैं कि जो सबसे पहले डिटैच होते हैं और उसके बाद इग्नाइट होती है उनका जो रॉकेट मोटर है। लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स वो स्टार्ट में हो जाती है। अब इसकी ड्यूल रॉकेट मोटर है कि नहीं वो नहीं मुझे पता, क्योंकि पाकिस्तान का जो PL-15 है जो J-10 में है उसमें ड्यूल मोटर है। देख सकते हैं इस तरीके के लॉन्च के दौरान मिसाइल सिस्टम पहले लॉन्चर से ड्रॉप की जाती है और उसके बाद एग्जैक्टली जो जाकर इस बात मैंने मिसाइल आपको सिस्टम अभी का बताई रॉकेट है। मोटर ऑन होता है। ब्रह्मोस के अलावा इस तरीके की लॉन्च मैकेनिज्म रुद्रम 1 मिसाइल सिस्टम के साथ में भी यूज होती है और वो उसकी बेसिकली मेन रीज़न इसलिए भी है कि ये जो है ये क्रूज़ मिसाइल है, तो क्रूज़ मिसाइल के अंदर और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और दोनों की यूजेज भी अलग अलग है, दोनों का वॉर हेड अलग अलग है, दोनों का वेट अलग अलग है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये R-73 था ये जो अभी है। टेस्टिंग प्रोसीजर्स की जाती हैं और एक बार जब ये सारे के सारे टेस्ट सेटिस्फाई कर लिए जाते हैं उसके बाद फाइनल ट्रायल्स किए जाते हैं। इस मोमेंट पे ये चीज कंफर्म करना मुश्किल है कि ये मिसाइल सिस्टम अपनी टेस्टिंग साइकिल के किस फेज में है, लेकिन यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि मिसाइल सिस्टम अपने डेवलपमेंटल फेज को कंप्लीट कर चुकी है और अब ये मिसाइल सिस्टम टेस्टिंग फेज में आ गई है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये चीज हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि इस मिसाइल सिस्टम में डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी वजह से मिसाइल सिस्टम की रेंज बस वही चीज़ है। 160 किलोमीटर तक की होगी। फिजिकल डायमेंशन में अस्त्रा मार्क 1 और अस्त्रा मार्क 2 बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होंगी और फोटोग्राफ में ये चीज क्लियर है कि इनकी डिजाइन में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बेसिकली अब थोड़ी थोड़ी जो है ना स्टोरी मुझे क्लियर समझ आ रही है कि क्या रीज़न है एस्ट्रा MK2 बनाने की। मेन रीज़न क्या है? टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा सुपीरियर होगी और इस मिसाइल सिस्टम के इंडक्शन के बाद में भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसी इजेक्टर लॉन्चर से अस्त्रा मार्क 3 भी टेस्ट की जाएगी जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी से लैस होगी। इन थ्योरी कहा जा सकता है कि वो मिसाइल सिस्टम भारत की अपनी मीटियोर कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम होगी और इन तीनों मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट के बाद में भारत इस कैटेगरी में यानी कि BVR कैटेगरी में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं और केवल इतना ही। बहुत कम कंट्रीज, आई थिंक सो 3 है या 4 है जो BVR मिसाइल्स बना रही हैं। ओके, सो बेसिकली जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों इंडिया इस वक्त जल्दी से जल्दी बना रहा है और क्या रीज़न है इसकी। तो इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है
जो पाकिस्तान की एयर फोर्स डिफ़ाइन करती है, जो यहाँ के जो डिफेंस के एक इप्री है, यहाँ पे इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, आई थिंक ये उसका जो है शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट में भी ये चीज़ बताई गई थी। जब पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ था, पाकिस्तान ऑफ कोर्स क्लेम करता है कि उन्होंने एक MiG-21 गिराया है जो विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे, और एक और Su-30 गिराया जो इंडियन टेरिटरी के अंदर गिरा है। इंडिया जो है इसको ऑफ कोर्स डिनाई करता है, और मोस्ट प्रॉबली इंडिया इस बात को भी शायद डिनाई करता है कि MiG-21 भी हिट नहीं हुआ अगर वो इंडिया की टेरिटरी में गिरता। तो ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मतलब कि ये जो एक स्ट्रेटजी पेपर के अंदर लिखा जाता है स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के। अब इंडिया को अगर ये Su-30 वाली बात को हम आगे लेके चलें कि पाकिस्तान के F-16s ने ही गिराया है इन दोनों जहाज़ों को, और अगर इस बात को आगे लेके चला जाए कि Su-30 पाकिस्तान के F-16 ने गिराया है, तो उसकी रीज़न क्या निकलती है? उसकी रीज़न ये निकलती है जो पाकिस्तान एयरफोर्स भी डिफ़ाइन किया था पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्टार्टिंग में, कि हम यूज़ कर रहे थे AIM-120C और इंडियन एयरफोर्स यूज़ करी थी R-77। दो ही रशियन मिसाइल्स इस वक्त इंडिया जो है वो यूज़ करता है ज़्यादातर, R-73, R-77। ये MiG-21 में भी मौजूद थे, जो अगर आप इंटरनेट पे मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान ने वेपन्स दिखाए हैं जो विंग कमांडर अभिनंदन के जहाज़ के साथ मिले हैं, जिसमें 4 रॉकेट्स हैं। 4 रॉकेट्स में से 2 R-73 हैं और 2 R-77 हैं। और यही जो है पाकिस्तान एयरफोर्स डिफ़ाइन करती है कि Su-30 MKI में भी मौजूद है। लेकिन अब वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि जो AIM-120C की रेंज है वो 120 प्लस किलोमीटर है, और जब हम 120 प्लस किलोमीटर कहते हैं तो जो प्लस है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 20 किलोमीटर्स मोर होती है। लेकिन ये सीक्रेट होता है, इसके बारे में नहीं पता किसी को भी ये प्लस कितनी ज़्यादा है, जबकि R-77 जो है वो 100 प्लस थी। अब इस एयर कॉम्बैट के अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज की जब बात आती है, इसके अंदर अगर 10 किलोमीटर्स का भी डिफरेंस हो या 5 किलोमीटर्स का भी डिफरेंस हो, तो उसमें जो मतलब कि साइट एंड शॉट ये टर्म यूज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। BVR डॉग फाइट तो नहीं हो सकती, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर जो भी फाइट होती है, जो कि हमने पाकिस्तान इंडिया के स्टैंड ऑफ में देखा था, तो ये जो मिसाइल कैपेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रशिया के पास R-33 भी मौजूद है जो एक लॉन्ग रेंज वर्जन है, बट आई बिलीव कि वो रशिया भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता और इंडिया भी यूज़ नहीं कर रहा। तो इंडिया के लिए अब इम्पॉर्टेंट था कि इंडिया क्या करे, तो इंडिया ने रफ़ाल इंडक किए। रफ़ाल के अंदर मीटियोर आते हैं, मीटियोर की रेंज बहुत अच्छी है, अप्रॉक्सीमेटली 170, एंड पाकिस्तान ने उसका काउंटर ये निकाला कि हमने J-10 इंडक किया। J-10 इंडक करने की मेन रीज़न ये थी, J-10 के अंदर PL-15 मिसाइल्स आते हैं, और उनकी रेंज जो है वो जो ऑफिशियली जो डिक्लेयर की गई है वो 170 टू 180 है, लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 190 तक भी जा सकती है कुछ स्टडीज़ के मुताबिक, और कुछ न्यूज़ आप कह सकते हैं डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक। सो अब इंडिया को फ्यूचर में क्या करना है? ये मिसाइल्स बिल्कुल चीप नहीं होते, तो इंडिया फ्यूचर में क्या कर रहा है? इंडिया बिल्कुल वैसा ही वेपन बना रहा है मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट के तहत। सो ऑफ कोर्स अच्छी अप्रोच है। अगर इंडिया ये बना लेता है तो फिर ट्रबल दोबारा पाकिस्तान के ऊपर आएगी। इस वक्त चीज़ बराबर हुई है रफ़ाल के मीटियोर और PL-15 के साथ, ये चीज़ बराबर हुई है, लेकिन इन फ्यूचर ये चीज़ दोबारा से फिर पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगी कि JF-17 के अंदर PL-15 एडजस्ट नहीं हो सकता फ़िलहाल। इन फ्यूचर जो JF-17 ब्लॉक 3 आएगा, अभी आएगा, उसके अंदर PL-15 आ सकता है, लेकिन जो ब्लॉक 2 है उसके अंदर नहीं आ सकता। उसके अंदर SD-10 है मेरा ख़्याल है, और दूसरा कौन सा वर्जन है अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। सो उसकी रेंज जो है वो आपकी R-77 जैसी है सेम। सो ऑफ़ कोर्स ये फिर पाकिस्तान के लिए हेक्टिक हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यह है कि पाकिस्तान ऑफ़ कोर्स हम जो अपनी प्लानिंग बनाते हैं वो इंडिया को देखकर बनाते हैं, और इंडिया शायद अपनी प्लानिंग बहुत चाइना को देखकर बनाते हैं और पाकिस्तान को काउंटर करने, दोनों को काउंटर करने के लिए, टू फ्रंट वॉरफेयर को काउंटर करने के लिए बनाते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं ये चलती रहती हैं इन फ्यूचर, लेकिन अच्छी अप्रोच है कि मेड इन इंडिया के तहत बने, क्योंकि इसके अंदर ये मिसाइल सस्ती बिल्कुल भी नहीं है, इनकी कीमत करोड़ों में होती है। सो इससे ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी आप जब चाहें इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो अ वेरी बेस्ट मूव
लेटर देखते हैं कि इसके अंदर और क्या-क्या चीज़ें आती हैं। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।